नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कहानीकार अमरकांत कथ्य और शिल्प भाग 3 में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम अमरकांत की बहुचर्चित लोकप्रिय कहानी दोपहर का भोजन के विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे। प्रेमचंद के उपरांत यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकारों में अमरकांत जी का नाम समादर से लिया जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य की अनेक विधाओं में इन्होंने रचनाएं की और अपने पाठकों को उससे लाभान्वित कराया। इन्होंने कहानियों, उपन्यासों, संस्मरण, बाल साहित्य लेखन के साथ ही समय समय पर संपादन का कार्य भी किया। इनके कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और अन्य कहानियां, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, प्रतिनिधि कहानियां, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, जांच और बच्चे, औरत का क्रोध है। इन्होंने कहानियों के साथ उपन्यासों का भी सृजन किया, जिनमें सूखा पत्ता, काले उजले दिन, कंटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, पराई डाल का पंछी, इस उपन्यास को बाद में सुखजीवी शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। बीच की दीवार, सुन्नर पांडे की पत्तोह, आकाश पक्षी, इन्हीं हत्यारों से विदा की रात तथा लहरें है। बाल साहित्य लेखन में भी अमरकांत जी ने बाल साहित्य को महत्वपूर्ण मानते हुए बच्चों के लिए लिखा। इनके बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं नेऊर भाई, वानर सेना, खूंटा में दाल है, सुग्गी चाची का गांव, झगरू लाल का फैसला, एक स्त्री का सफर, मंगरी, बाबू का फैसला, दो हिम्मती बच्चे। समय समय पर अमरकांत जी को अपने साहित्य के अवदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में डिप्टी कलेक्टरी कहानी पर इन्हें पुरस्कृत किया गया। इन्हीं हत्यारों से उपन्यास के लिए अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा बाद में 2010 में व्यास सम्मान से सुशोभित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें अपने उपन्यास सूखा पत्ता के लिए प्रदान किया गया और इसी पर ही उन्हें बाद में व्यास सम्मान से भी अलंकृत किया गया। मैथिली सेनगुप्त शिखर पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्थान पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, इत्यादि इत्यादि अनेक पुरस्कारों से अमरकांत जी समय समय पर पुरस्कृत सम्मानित होते रहे। इनकी कहानियों में अगर हम विस्तार से देखें तो विडंबना हमें दिखाई देती है। निम्न मध्य वर्गीय जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं उनका चित्रण किया गया है और उसके साथ ही साथ इनके पात्रों के अंदर हमें प्रबल जिजीविषा दिखाई देती है। निम्न मध्य वर्गीय मानसिकता और करुणा को इन्होंने प्राधान्य रूप से अपनी कहानियों का वर्ण विषय बनाया है। इस प्रकार की कहानियों में डिप्टी कलेक्टर, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, हत्यारे, मौत का नगर, मूस, म्यान की दो तलवारों को लिया जा सकता है। किस प्रकार से निम्न मध्य वर्ग अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझता है, संघर्ष करता है,
संत्रासित होता है, कुंठित होता है और फिर भी जीने की ललक उसमें आद्यंत बनी रहती है। ये इन्हीं कहानियों में हमें दृष्टिगत होता है। इन कहानियों में हमें जीवन की जटिलताएं अपने विस्तार में दिखाई देती हैं। ये हमें कुछ देर के लिए ठहर कर सोचने के लिए विवश करती हैं, चाहे पाठक इन समस्याओं का कोई समाधान ना निकाल पाए, फिर भी सोचता अवश्य है। जीवन के चक्रव्यूह में से बच निकलने का संतोष इन कहानियों के पात्रों में हमें दिखाई देता है। डिप्टी कलेक्टर कहानी में माता पिता की पुत्र को अफसर बनाने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि परिणाम के मनोनुकूल ना होने पर वो इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे ने आत्महत्या तो नहीं की, वो हमारे सामने जीवित दिखाई तो दे रहा है। चाहे वो अफसर बन सका या ना बन सका, उसका होना ही उन्हें असीम संतोष से, सुख से भर देता है। नित्य परिवर्तित होती शैली और शिल्प से विरक्ति के कारण अमरकांत जी ने अपने चतुर्दिक के यथार्थ को समझने का प्रयास किया और उस चतुर्दिक वातावरण, वहां पर उपस्थित होने वाली विभिन्न समस्याओं, पात्रों के चरित्रों को उन्होंने सामान्य शैली में बिना किसी लाग लपेट के उजागर करने का प्रयास किया है। उन्होंने आत्मालाप या आत्मकथ्य तथा रेखा चित्र, या जिसे हम व्यक्ति चित्र भी कह सकते हैं, इन दो प्रवृत्तियों के माध्यम से अपनी बात को कहा है। इन्होंने जिस समस्या को उठाया, सामाजिक कुरीतियों को उठाया, सामाजिक अंधविश्वासों पर अपनी लेखनी चलाई, वहां पर इन्होंने व्यंग को समाविष्ट किया है। हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण 17 जनवरी 2014 को पंच तत्वों से निर्मित इनका शरीर उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो गया। इनकी बहुचर्चित लोकप्रिय कहानी है दोपहर का भोजन। इस कहानी में उन्होंने निम्न मध्य वर्गीय परिवार को केंद्र में रखा है और जहां उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये परिवार 1 जून का खाना भी पूरी तरह से भरपेट खाने के लिए असमर्थ है। कहानी के उन्मेष काल में कथा क्षेत्र में अमरकांत जी ने प्रवेश किया। दोपहर का भोजन उनकी प्रारंभिक कहानियों में से एक है। कहानी विशेषांक के आमंत्रण पर उन्होंने इसका सृजन अपने छोटे भाई केदार के घर पर किया था। अपनी डायरी की पंक्तियों में कुछ कुछ लिखी हुई पंक्तियों को जोड़कर उन्होंने इसे कहानी का रूप दिया। 1944 में ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई, प्रशंसित हुई, पुरस्कृत हुई और अमरकांत जी की ख्याति का आधार बनी। लेखक ने बिना किसी प्रयास के किसी विशिष्ट बुनावट को अपनी कहानियों का सृजन करने के लिए अपनाया नहीं। उन्होंने वातावरण, परिवेश से पात्रों का चयन किया, उनके अंतर विरोधों को अपनी कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी कहानियां प्रभावी बन सकी हैं।
निम्न मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से दोपहर के भोजन कहानी में उन्होंने मानो समूचे निम्न वर्गीय परिवारों की कहानी को समेट लिया है। 45 वर्षीय चंद्रिका प्रसाद मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से छटनी होने के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। उनका बड़ा लड़का, जो इस समय 21 साल का है, इंटर पास है और घर की दुरावस्था से परिचित होने के कारण प्रूफ रीडरी कर रहा है। मंझला बेटा, जो 18 वर्षीय है, प्राइवेट रूप से 10वीं की परीक्षा दे रहा है, किंतु उसके पास पर्याप्त अपने लिए पुस्तकें नहीं है, निर्देशन का अभाव है और इसलिए वो शिक्षा में कमजोर है। उसे भी लगता है कि वो किसी तरह से अपनी शिक्षा को पूरी करे और कोई नौकरी करके अपने परिवार का सहारा बन सके। सबसे छोटा बच्चा प्रमोद 6 वर्ष का है, किंतु परिवार में उसे ना तो भरपेट खाना मिलता है, तो पौष्टिक भोजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, औषधि का अभाव है और इसलिए प्रमोद सूखे के रोग से पीड़ित है। इन सब के बीच चंद्रिका प्रसाद की पत्नी सिद्धेश्वरी, जो गृहिणी है, परिवार के सदस्यों के मध्य सामंजस्य बिठाने का निरंतर प्रयास करती रहती है। ये पूरा का पूरा परिवार आर्थिक किल्लत से जूझ रहा है। इस परिवार की आर्थिक दुरावस्था से पाठक कहानी के प्रारंभ में ही परिचित हो जाता है। अमरकांत जी ने लिखा है, आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर, और फिर उसकी दृष्टि और सारे में अध टूटे घोटाले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। आगे वो लिखते हैं, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थीं। ये परिवार की स्थिति है, जहां पर ना तो पर्याप्त खाना है, ना पर्याप्त वस्त्र हैं, बच्चे सूखे से ग्रसित है और गृहिणी असमंजस्य की स्थिति में है कि किस प्रकार से वो एक समय का खाना अपने परिवार को दे सके। सिद्धेश्वरी बच्चे के मुख पर अपना आधा फटा हुआ ब्लाउज डालती है। इस परिवार के पास ओढ़ने बिछाने के लिए भी पर्याप्त वस्त्र नहीं है। सिद्धेश्वरी की साड़ी फटी हुई है, जगह जगह उस साड़ी के ऊपर पैबंद लगा हुआ है। अपर्याप्त भोजन के कारण सभी पात्रों में शारीरिक दौर्बल्य दिखाई देता है। काम की तलाश में दिन भर भटकने के उपरांत जब रामचंद्र घर पर वापस आता है तो उसमें बात करने की भी हिम्मत शेष नहीं रहती। लेखक ने लिखा है, रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुख लाल तथा चढ़ा हुआ था, उसके बाल थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। कथानक बहुत सीमित है, सामान्य है,
बहुत सारी घटनाएं इस कहानी में नहीं हैं। सिर्फ घटना एक है कि इस परिवार को दोपहर के समय पर्याप्त भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। सबके हिस्से में 2-2 मोटी रोटियां आती हैं, पानी से भरी हुई पनियाली दाल है और चने की तरकारी इस प्रकार से दी जाती है मानो कोई चटनी खा रहा हो। परिवार के सभी पात्रों को इस बात का ज्ञान है कि रसोई में मात्र 7 रोटियां हैं। अतः सिद्धेश्वरी देवी के बार बार आग्रह करने पर भी और रोटी ले लो, और रोटी ले लो, वो रोटी नहीं लेते। रामचंद्र पानी से, मोहन दाल पीकर और चंद्रिका प्रसाद गुड़ का शरबत पीकर अपना पेट भर लेते हैं। अंत में सिद्धेश्वरी के पास एक जली हुई रोटी बच जाती है, जिसमें से वो आधी अपने लिए और आधी रुग्ण पुत्र प्रमोद के लिए एक तरफ रख देती है। आधी रोटी, पेंदे में बची हुई थोड़ी सी दाल और छिपली में बची हुई तरकारी खाकर, लोटे भर पानी पीकर वो किसी तरह से अपना पेट भरती है। सिद्धेश्वरी परिवार के सभी पात्रों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है। पात्रों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। वो बातों में से बात निकालने का मानो प्रयास करते दिखाई देते हैं और इसीलिए सिद्धेश्वरी एक पात्र के दूसरे पात्र के विषय में पूछने पर मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगती है, जिससे सबका ध्यान अपनी निर्धनता और अपर्याप्त भोजन से हट जाए। चंद्रिका प्रसाद के पूछने पर कि बड़का दिखाई नहीं दे रहा, बिना बात के सिद्धेश्वरी रामचंद्र की प्रशंसा करने लगती है। वो बताती है कि बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसको बड़ी इज्जत करता है। आज ये कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़काओ छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। सिद्धेश्वरी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है, अपनी दुनिया में मग्न है। जो उसके मन में आता है उसी को विस्तार से कहने लगती है, मानो वो दरिद्रता और अपनी कल्पना के मध्य की खाई को भरना चाहती है। केवल एक बार वो रामचंद्र से नौकरी के विषय में पूछती है और आधा अधूरा उत्तर उसे अपने प्रश्न का उत्तर दे देता है। उसके बाद वो चुप हो जाती है। उसे भी पता है कि किसी को नौकरी नहीं मिली, सब अपनी अपनी तरह से जूझ रहे हैं। कथानक की बुनावट बहुत झीनी है, किंतु सुविचारित होने के कारण पाठक आद्यंत इस कहानी को पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है। हर तरफ बिखरी हुई हताशा, निराशा, करुणा, जीवन की निरर्थकता को पाठक के सामने पूरी यथार्थता, पूरी सच्चाई के साथ व्यंजित करती है। अंत में चंद्रिका प्रसाद इतनी प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हैं मानो नौकरी की उन्हें जरूरत ही नहीं है।
उन्हें कहीं उसकी तलाश में जाना ही नहीं है। लेखक ने यहाँ पर बहुत तीखा, मारक, धारदार व्यंग किया है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति आशा से निराशा और निराशा से हताशा का एक इतना लंबा सफर तय कर लेता है कि उसके लिए जीवन में कुछ भी अवशेष नहीं रहता। जैसा जीवन है, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी आशा के वो उसको जीने लगता है। कथानक विकास पात्रों के एक के बाद एक भोजन के लिए आना के माध्यम से होता है। वे एक दूसरे के विषय में पूछते हैं, आधा पेट खाना खाकर उठ जाते हैं, जिससे उनके द्वारा बचाई गई रोटी सब्जी दूसरा प्राणी खा सके। और इसीलिए वो बार बार अपनी मां सिद्धेश्वरी देवी के आग्रह को भी बड़ी विनम्रता के साथ टाल देते हैं। सिद्धेश्वरी देवी के भय की बहती हुई अंतर्धारा के माध्यम से अमरकांची ने अनेक निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की दुर्दशा को इस कहानी के माध्यम से लिपिबद्ध किया है। अपनी सामयिक भावधारा को अविकसित करने वाली ये कहानी शिल्प की सजगता, सहजता के कारण अपने पाठकों में लोकप्रिय रही और उसे सोचने के लिए विवश करती है कि जहां अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं, वहां गरीब इतने गरीब हो रहे हैं कि उन्हें एक वक्त का खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस कहानी में सिद्धेश्वरी देवी का बार बार रोटी के लिए आग्रह करना यदि लेखक संक्षिप्त कर देता तो कहानी में थोड़ी कसावट आ सकती थी, किंतु इसके अतिरिक्त ये कहानी अपने आप में मील का पत्थर साबित होती है। अमरकांची का अपना जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था और जीवन संघर्ष में जूझते हुए उनके अंदर भी हमें एक अदम्य जिजीविषा दिखाई देती है, जहां वो आद्यंत अपने दायित्वों का निर्वाह करते दिखाई देते हैं। उनकी समस्त कहानियों में हमें उनके पात्र भी उनके व्यक्तित्व के अनुसार ही गढ़े हुए दिखाई देते हैं। इनके पात्र जीवन की विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते, आत्महत्या नहीं करते हैं, जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ना तो वो नियति को, भाग्य को, ईश्वर को कोसते हैं, ना सामाजिक व्यवस्था के ऊपर लंबे चौड़े भाषण देते हैं, ना निष्क्रिय होते हैं, अमर्यादित भी नहीं होते, ना किसी के आगे डिरियाते हैं, खिग्याते हैं, अपितु अपनी स्थिति को यथावत स्वीकार कर लेते हैं। उनकी स्थिति से उद्वेलित, बेचैन पाठक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इन पात्रों की या इन पात्रों जैसे समाज में रहने वाले अन्य लोगों के अभावों का यह सिलसिला अंतहीन सिलसिला है, जो शायद उनके जीवन के अंत तक उनके साथ चलता चला जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से अमरकांची ने
चंद्रिका प्रसाद और सिद्धेश्वरी देवी दोनों के ही माध्यम से इस बात को रेखांकित किया है कि निम्न मध्य वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी निरंतर संघर्ष करता रहता है। अगर हम पात्रों की दृष्टि से देखें तो इस कहानी में एक ही परिवार के 5 प्राणियों के अभावग्रस्त जीवन की कहानी कही गई है। सभी अपनी तरफ से जो है, जैसा है, जितना है उसको बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील हैं, नियति को दोष नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं और क्योंकि उन्हें अपने घर की दुरावस्था का ज्ञान है इसलिए वो एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि अपने हिस्से को दूसरे को दे रहे हैं। वो जानते हैं कि आधा पेट खाकर उनकी दुर्बलता कम नहीं होगी, बढ़ेगी, पर फिर भी वो दूसरे के लिए अपने भोजन का आधा हिस्सा दे देते हैं। इतना ही नहीं, एक एक करके जानबूझ के घर में देर से भी आते हैं और जब माँ रोटी का आग्रह करती हैं तो कभी ये कहते हैं कि तुमने खाना ही ऐसा बनाया है कि गले से नीचे नहीं उतर रहा, कभी कहते हैं कि पेट भरा हुआ है और कभी कहते हैं कि आज तो गुड़ का शरबत पीने का मन है। इस तरह से वो एक दूसरे के लिए स्नेह रख रहे हैं। सिद्धेश्वरी भी काल्पनिक कथा के माध्यम से उनका ध्यान निर्धनता और अपर्याप्त भोजन से हटाने का प्रयास करती हैं। स्नेहमयी है, कर्तव्यपरायण स्त्री है, उनमें धैर्य है, सहनशीलता है, वाक्पटुता है और समझदारी है। इस पूरी कहानी में वो एकमात्र नारी पात्रा हैं। चरित्रांकन की दृष्टि से देखें तो चरित्रों को अमरकांत जी का पूरा सहयोग, पूरी सहानुभूति मिली है। सिद्धेश्वरी के सामने पुरुष पात्र उभर कर नहीं आ पाए हैं। कहानी में आद्यंत वो सिद्धेश्वरी उस कहानी को जोड़ने का प्रयास कर रही है और वो ही कहानी को विकसित कर रही है, गतिशील बना रही है। और अगर उसे कहानी में से निकाल दिया जाएगा तो कहानी मृत प्राय हो जाएगी। अन्य पात्र भी परिवार को स्नेह, अनुराग, सौहार्द में बांधने का प्रयास करते हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम इस कहानी की भाषा पर बात करेंगे और तद उपरांत अमरकांत जी की दूसरी कहानी जिंदगी और जोंक के विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।